आज सुबह से ही संध्या कुछ अनमनी सी थी। शायद फीवर था संध्या को, लेकिन फिर भी फीवर की गोली खाकर वह सारे काम खत्म कर स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। आज जब सेहत साथ नहीं दे रहा, फिर भी सारे काम कितने शालीनता से संध्या ने पूरे कर दिए। लिफ्ट से जब संध्या नीचे जाने लगी, तभी उसका फ़ोन बज उठा। इस एक बुरी खबर ने उसका दिल बैठा दिया। इस समय संध्या को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बेटी को फोन पर सांत्वना देकर वह सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई। संध्या को देखते ही प्रत्यूषा सिसक पड़ी और कहने लगी कि वह तो अच्छा था कि सब घर पर ही थे, वरना अनर्थ हो जाता। चुप हो जाओ प्रत्यूषा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा को। बेटी प्रत्यूषा को सीने से लगाकर पुचकारते हुए संध्या बोली। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यूँ अचानक कैसे प्रवीण को अटैक आ गया। अभी परसों ही तो प्रत्यूषा बता रही थी कि प्रवीण का शुगर बीपी सब नॉर्मल है, देखने में भी वह नॉर्मल ही लग रहा था। फिर ऐसे कैसे? इसी हफ्ते उन दोनों के तलाक को लेकर कोर्ट का अंतिम फैसला होने वाला है। अगर प्रवीण की तबीयत ठीक नहीं हुई तो फिर तो कोर्ट की डेट आगे बढ़ जाएगी। ऐसी बात मन में सोचकर संध्या परेशान हो उठी। रात भर वह बेटी के साथ अस्पताल में प्रवीण के होश में आने का इंतज़ार करती रही। एक डर भी लग रहा था कि सब ठीक तो हो जाएगा ना। अगर कहीं प्रवीण को कुछ हो गया, बच्चे भी उसे ही दोष देंगे कि उसकी वजह से ही प्रवीण। ओ मैं क्या सोचने लगी। संध्या मन ही मन बुदबुदाई। फिर वे बेटी की ओर मुखातिब होते हुए बोली, प्रत्यूषा एक बात बताओ, तुम्हारे पापा समय पर दवाई तो लेते थे ना? खान पान में कोई गड़बड़ी? कहीं शराब बहुत ज़्यादा तो नहीं पीने लगे हैं? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे अब तो पापा ने शराब पीना बहुत ही कम कर दिया है, लेकिन वही टेंशन जिसके कारण पापा को लगातार 2 बार अटैक आ चुका है। आप समझ रही हैं ना माँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं भी क्या करूँ माँ, ऑफिस और घर में ऐसे पिसती रहती हूँ कि पापा के पास आने का समय ही नहीं मिलता। एक ही शहर में रहने के बाद भी हफ्तों हो जाते हैं उनसे मिले। हाँ, लेकिन हम रोज़ वीडियो कॉल पर ज़रूर कुछ देर बात कर लेते हैं। परसों पापा जिद करने लगे कि मैं 2-3 दिन रहूं उनके पास आकर, लेकिन अच्छा ही किया, नहीं तो पापा आज। कहते कहते प्रत्यूषा की आवाज़ भर्रा गई। जानती हो माँ, पापा बहुत टेंशन में रहने लगे हैं। कहते हैं कि अब जीने का मन नहीं करता, हमेशा उदासी घेरे रहती है उन्हें। माँ, एक आप ही हो जो पापा को इस टेंशन से बचा सकती हो, नहीं तो पापा नहीं बच पाएंगे। संध्या का हाथ अपने हाथ में लेते हुए प्रत्यूषा बोल ही रही थी कि डॉक्टर आकर कहने लगे कि प्रवीण को होश आ गया है और अब वह खतरे से बाहर हैं। ओ थैंक यू डॉक्टर साहब। प्रत्यूषा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर एक गहरी सांस ली। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या हम पापा से मिल सकते हैं? प्रत्यूषा ने पूछा। तो डॉक्टर ने हाँ कहा, लेकिन एक एक करके। प्रत्यूषा अपनी माँ का हाथ पकड़कर प्रवीण के कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी अचानक संध्या ने अपना हाथ छुड़ा लिया। वे बोली, प्रत्यूषा तुम जाओ, मुझे घर जाना होगा, स्कूल भी जाना ज़रूरी है आज। देखो प्रिंसिपल सर के कितने मिस्ड कॉल हैं, क्योंकि कल इन सब कारणों से स्कूल नहीं जा पाई थी, इसीलिए आज जाना ही होगा। बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कहकर संध्या झटके से अस्पताल से बाहर निकल गई। गाड़ी चलाते हुए भी वह बहुत बेचैन दिख रही थी। मन में हजारों सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। कभी लग रहा था वो जो करने जा रही है गलत है, तो कभी लग रहा था सही है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटे करण का फ़ोन आया तो वह विचारों से बाहर निकली। आवाज़ में उसकी भी उदासी झलक रही थी। आखिर बाप है, चिंता तो होगी ही ना। अब ठीक है तुम्हारे पापा, चिंता मत करो। डॉक्टर ने कहा है कि अब वे खतरे से बाहर हैं। मैं गाड़ी चला रही हूँ, स्कूल से लौटकर शाम को बात करती हूँ, ठीक है? और बच्चे, दिव्या वगैरह सब ठीक है ना? ओके बाय बेटा, यू टेक केयर योरसेल्फ। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, कहकर संध्या ने फ़ोन रख दिया और सोचने लगी कि एक करण ही है जो उसे समझता है। उसकी बातों से ही झलक रहा था
कि अपने पापा से ज़्यादा उसे अपनी माँ की फिक्र हो रही है। हो भी क्यों ना, आखिर उसके अनगिनत दर्दों को उसने भी तो देखा और महसूस किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि प्रत्यूषा उसे नहीं समझती या उससे प्यार नहीं करती, मगर वह चाहती है कि उसके माँ पापा फिर से साथ रहने लगे पहले की तरह। लेकिन अब यह नामुमकिन है। यही सब सोचती सोचती संध्या कब स्कूल पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। माधुरी ने हाय गुड मॉर्निंग बोला तो उसे एहसास हुआ कि वह स्कूल में आ चुकी है। हाय गुड मॉर्निंग, संध्या ने कहा तो वह पूछने लगी कि अब प्रवीण की तबीयत कैसी है। ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि अब वे खतरे से बाहर है। थैंक यू, तुमने मेरा इतना साथ दिया। माधुरी का आभार जताते हुए संध्या बोली। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम भी तो कभी कभार मेरे लिए ऐसी करती हो ना। कई बार मैं स्कूल भी नहीं आ पाती किसी वजह से, तब तुम मेरी जगह मेरी क्लास ले लेती हो। तो आज अगर मैंने ऐसा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। आखिर ऐसे ही तो दुनिया चलती है ना। और हम एक दूसरे की परेशानी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, मुस्कुराते हुए माधुरी बोली। लेकिन आगे अभी वह कुछ और बोलती ही तब तक संध्या आगे बढ़ गई, क्योंकि वह जानती थी इसके बाद माधुरी का क्या सवाल होगा। वह भी वही सब बातें करने लगेगी जो मिलने पर रिश्तेदार और जान पहचान वाले करने लगते हैं। लेकिन अब वह इन सवाल जवाब में उलझना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह तन मन दोनों से काफ़ी थक चुकी थी। स्कूल आना जरूरी नहीं होता तो ना आती आज भी। संध्या स्कूल में मैथ की टीचर हैं और माधुरी साइंस की। दोनों स्कूल में टीचर होने के साथ साथ आपस में बहुत अच्छी सहेलियां भी हैं। दोनों के घर आसपास ही हैं तो अक्सर दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना होता रहता है। छुट्टी के दिन दोनों साथ ही खरीदारी करने या कहीं घूमने निकल पड़ती हैं। संध्या की तरह माधुरी भी अकेली रहती है। एक बेटा है जो अमेरिका में बसा है। पति रहे नहीं अब। पढ़ाई पूरी होने के बाद वही अमेरिका में बेटे की एक कंपनी में जॉब लग गई। फिर शादी भी उसने एक अमेरिकन लड़की से कर ली और हमेशा के लिए वहीं का होकर रह गया। 5 साल पहले अपने पिता के मरने पर वह आया था, फिर आया ही नहीं। लेकिन फ़ोन पर बेटे से बात होती रहती है माधुरी की। माधुरी अपने पति से कितना प्यार करती है यह उसकी बातों से ही झलक जाता है। बताती है उसके पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। शादी के इतने सालों में कभी उन्होंने माधुरी को एक कड़वी बात तक नहीं बोली। बहुत प्यार करते थे माधुरी से वह। माधुरी अपने पति की तुलना प्रवीण से करती है, इसीलिए संध्या को समझाती रहती है कि वह जो करने जा रही है सही नहीं है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, इसका यह मतलब तो नहीं कि दोनों अलग हो जाएं। लेकिन कहते हैं जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। माधुरी को क्या पता कि संध्या ने अपनी जिंदगी में क्या क्या नहीं झेला, कितना सहा उस इंसान को। लेकिन सहने की भी एक हद होती है। तभी तो शादी के इतने सालों बाद संध्या अपने पति प्रवीण से तलाक लेने की ठान चुकी है। जानती है ऐसा करके वह सबकी नज़रों में बुरी बन रही है, यहाँ तक कि उसकी अपनी बेटी भी उसे सही नहीं ठहरा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, उसने जो ठान लिया है अब उससे पीछे नहीं हटेगी। खैर प्रवीण जब तक अस्पताल में रहा संध्या एक बार रोज उसे देख आती थी ताकि बेटी को बुरा ना लगे, वरना वह तो उस इंसान का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थी। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद प्रवीण को वहाँ से छुट्टी दे दी गई। संध्या का जरा भी मन नहीं था, पर प्रत्यूषा की जिद के कारण उसे भी प्रवीण को घर तक छोड़ने जाना पड़ा। लेकिन उस घर में पाँव रखते ही संध्या को वह सारी पुरानी बातें याद आने लगीं। वह मारपीट गाली गलौज सब कुछ उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। इसीलिए वह जल्दी से जल्दी इस घर से निकल जाना चाहती थी, मगर प्रत्यूषा ने यह कहकर उसे रोक लिया कि पापा को खिला पिलाकर दवाई देकर चली जाएं। दवा खाते ही प्रवीण को नींद ने आ घेरा। उसके खर्राटे देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि वह एक बीमार इंसान है। काफ़ी स्वस्थ दिख रहा था। प्रवीण को ठीक से सोया देखकर संध्या जब वहाँ से जाने को हुई तो प्रत्यूषा जिद करने लगी आज रात वह यहीं रुक जाए।
प्रत्यूषा चाह रही थी कि प्रवीण और संध्या के बीच किसी तरह बातचीत हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन संध्या हरगिज प्रवीण से किसी भी विषय पर बात करने को तैयार नहीं थी। वह तो बेटी की जिद पर यहाँ आई थी, वरना तो वह इस घर में पाँव भी नहीं रखती कभी। प्लीज़ माँ रुक जाओ ना, आज रात यहीं पर। वैसे भी पापा की तबीयत अभी उतनी अच्छी नहीं है। प्रत्यूषा ने फिर वही बात दोहराई। नहीं बेटी, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। मेरा मतलब है वह घर ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। चोरियाँ बहुत होने लगी हैं अब, और तुम तो हो ना यहाँ पर, संध्या ने कहा। लेकिन प्रत्यूषा सब समझ रही थी कि यह सब बहाने हैं संध्या के, ताकि यहाँ ना रुकना पड़े। ठीक है माँ, नहीं रुकना तो मत रुकिए, पर कुछ देर और बैठ तो सकती है ना आप मेरे साथ। संध्या का हाथ पकड़कर बैठाते हुए प्रत्यूषा कहने लगी। माँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो ना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप चाहो तो सब पहले की तरह हो सकता है। एक अंतिम बार पापा को माफ़ कर दो ना माँ, प्लीज़। मैं समझाऊंगी पापा को, वह वही करेंगे जो आप चाहती हो। पापा समझौता करने को तैयार हैं, बस अपनी जिद छोड़ दो माँ। देखो प्रत्यूषा, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, इसीलिए रहने दो तुम। बोलते हुए संध्या उठ खड़ी हुई। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, पापा को आपकी ज़रूरत है। मैं मानती हूँ कि पापा ने आपके साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन वे अब काफ़ी बदल चुके हैं। सच कहती हूँ मैं, देख नहीं रही हो कैसे गुमसुम चुपचाप बैठे रहते हैं। बेटी प्रत्यूषा की बात पर संध्या हंसी और बोली, नहीं बेटी, ये सब सिर्फ दिखावा है तुम्हारे पापा का मुझे हराने के लिए। और एक बात, इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, और मैं कब से उसकी ज़रूरत बन गई। हाँ, जब पैसा और पावर ख़त्म हो गया, वह औरत उन्हें छोड़कर चली गई। अपने मतलब से कोई किसी को अपनी ज़रूरत बनाए तो उसे प्यार नहीं कहते, उसे मतलबी इंसान कहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पापा बदल गए हैं, बल्कि अच्छाई का दिखावा कर रहे हैं। खैर छोड़ो, मन तो किया संध्या का कि कह दे ये हार्ट अटैक भी एक नाटक ही है, क्योंकि वह डॉक्टर जो प्रवीण का इलाज कर रहा था वह उसका जिगरी दोस्त है। तो फिर क्या दिक्कत है नाटक करने में? लगातार 2 बार अटैक आना और फिर जल्दी ही नॉर्मल होना, यह नाटक नहीं है तो और क्या है? हाँ, किसी तरह चाह रहे हैं कि केस की डेट आगे बढ़ती रहे और वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए। अब प्रवीण ठीक है, तुम चिंता मत करो। अगर कोई ज़रूरत हुई तो मैं ज़्यादा दूर थोड़े ही हूँ, आ जाऊँगी। ठीक है माँ, दिखावा ही सही, पर जब आपने अपनी ज़िंदगी के 30 साल पापा के साथ गुजार दिए तो अब क्यों उनसे तलाक लेना चाहती हो? सोचा है लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे सब। लोगों की छोड़ो, कम से कम मेरे और भैया के बारे में तो सोचो, हमारी फैमिली के बारे में तो सोचो। क्या बताएंगे हम सबको कि मेरी माँ और मेरे पापा अब साथ नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए दोनों तलाक ले रहे हैं। बोलो ना माँ। और कल को जब पापा ही नहीं रहेंगे, फिर किससे ये लड़ाई और किससे झगड़ा करोगे आप? माँ, इतनी निर्दयी मत बनो प्लीज़, छोड़ दो अपनी जिद और लौट आओ अपने घर। मन तो किया संध्या का एक एक जुल्म जो प्रवीण ने बंद कमरे में उसके साथ किए थे, वह भी आज प्रत्यूषा के सामने खोलकर रख दें, क्योंकि अब वह एक बच्ची नहीं औरत बन चुकी है, समझेगी उसका दर्द। लेकिन उसने चुप्पी साध ली, क्योंकि पुराने घाव कुरेद कर उसे हरा नहीं करना चाहती थी वह। हाँ ठीक है, बुरी और स्वार्थी ही सही, लेकिन अब वह प्रवीण के साथ नहीं रह सकती। जिंदगी भर वह उसके इशारों पर नाचती रही, अपने लिए तो जिया ही नहीं कभी। प्रत्यूषा प्लीज़, इस बारे में मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। वैसे भी मुझे बहुत देर हो गई है, अब मुझे निकलना होगा। अपनी घड़ी पर एक नज़र डालते हुए संध्या ने अपना कदम आगे बढ़ाया ही था कि प्रत्यूषा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, क्यों माँ, क्यों नहीं समझती आप मेरी बात? क्यों जिद पर अड़ी हैं? क्या चाहती हैं आप कि पापा को फिर से अटैक आ जाए? देखना, नहीं बचेंगे इस बार, तुली रहो अपनी जिद पर तुम। इस बार प्रत्यूषा की आवाज़ जरा तेज हो गई। वह फिर से थोड़ा रुक कर बोली, क्या अंतिम बार माफ़ नहीं कर सकती आप उन्हें? ऐसा कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया पापा ने जो वे माफ़ी के काबिल नहीं रहे? हाँ,
गुनाहगार है वे। मेरी खुशियों का कत्ल किया है उन्होंने। कभी चैन से जीने तक नहीं दिया मुझे, इसीलिए माफ़ नहीं कर सकती उन्हें। आज नहीं, कल नहीं, कभी भी नहीं। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हम इस विषय पर कभी बात नहीं करेंगे। फिर भी तुम वही सब बातें क्यों दोहराती रहती हो? अब जो होना है होकर रहेगा, कहकर संध्या झटके से वहां से निकल गई। ऐसा सब नाटक प्रवीण तब से करने लगा है जब से दोनों ने तलाक का केस फाइल किया है। उस रोज बड़े घमंड से प्रवीण ने कहा था, देखते हैं तुम मुझसे कैसे तलाक लेती हो। दिखना तुम खुद यह तलाक का केस वापस भी लोगी और इस घर में लौट कर भी आओगी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं बचेगा इसके सिवा। इस पर संध्या ने कहा था, ठीक है, तो फिर तुम भी देख लो कि कैसे मैं तुमसे तलाक लेकर रहती हूँ। और अगर तलाक ना भी हुआ हमारा, फिर भी मैं इस घर में और ना ही तुम्हारी ज़िंदगी में कभी लौट कर आऊँगी। प्रवीण जितना तलाक के केस में अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहा था, संध्या का मनोबल उतना ही मजबूत होता जा रहा है। माफ़ कर दूँ उस इंसान को जिसने मेरी ज़िंदगी को नरक बना कर रख दिया। उम्र की इस दहलीज पर अगर मैं उस इंसान से छुटकारा चाहती हूँ तो सोचो ना, मैंने कितना कुछ सहा होगा। लोग क्या कहेंगे? यही सब लोग तब कहाँ थे जब मेरा पति शराब पीकर मुझे मारता पीटता था, गंदी गंदी गालियाँ देता था, आधी रात को मुझे घर से बाहर निकाल देता था और मैं दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करती थी। उस समय मुझे अपने आप पर दया आती थी जब आस पड़ोस के लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते थे। तो अब क्या हक है इनका मुझे कुछ बोलने का? नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं। पुराने घाव से टीस उठी तो संध्या की आंखें गीली हो गई। राह चलते लोग देख ना लें, इसीलिए उसने अपने आंसू आंखों में ही जब्त कर लिए। शादी के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा होगा जब प्रवीण ने मुझ पर हाथ ना उठाया हो। शराब पीकर गाली गलौज मारपीट करना तो रोज की बात थी। आखिर कितना सहा मैंने, यह तो मैं ही जानती हूँ। मेरा दिल इतना डरपोक बन चुका था कि आज भी छोटी छोटी बातों पर डर जाता है। लेकिन मैं उसे समझाती हूँ कि ऑल इज़ वेल, सब ठीक होगा, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लड़की की किस्मत भी अजीब है ना। पहले तो उसे दिमागी रूप से कमज़ोर बनाया जाता है, फिर उसकी ही रक्षा करने की बात की जाती है। और फिर रक्षा करने वाला भी कौन? वही पुरुष जो मौका मिलते ही लड़कियों की, महिलाओं की इज्जत को तार तार कर देते हैं। बचपन से ही मैं माँ दादी के मुंह से सुनती आई थी, अरे तुम तो किसी की अमानत हो हमारे पास, एक दिन पराई हो जाओगी। बेटियों की शादी कर देने पर क्यों माँ बाप को लगता है कि उन्होंने गंगा नहा ली? क्या इतनी बोझ बन जाती हैं बेटियाँ अपने माँ बाप के लिए? अपने भाइयों की तरह मुझे भी आगे पढ़ने का शौक़ था। मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी। माँ से कहती, मेरी सहेलियों की तरह मेरी भी शादी जल्दी तो नहीं करा दोगी ना माँ? माँ देखना, बड़ी होकर मैं डॉक्टर बनूंगी, सफ़ेद कोट पहनकर मरीजों को देखा करूंगी। बोलो ना माँ, सुन रही हो आप मेरी बात? किचन में माँ के कामों में हाथ बटाते हुए जब मैं कहती तो माँ कहती, हाँ हाँ सुन रही हूँ भाई, चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, घर में कितने काम पड़े हैं अभी। मैं घर के हर काम बड़े सलीके से करती, सबके बताए काम भाग भाग कर देती थी। पढ़ने में मैं अपने सभी भाइयों से होशियार थी, फिर भी मुझे वह लाड दुलार नहीं मिलता जो मेरे भाइयों को मिलता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे डॉक्टर बनने का सपना भी आकार लेने लगा। हम सब सहेलियां अक्सर डॉक्टर और मरीज का खेल खेला करती थी, लेकिन डॉक्टर तो हमेशा मैं ही बनती थी और बाकी सब मरीज बनकर मेरे पास इलाज कराने आती थी। बड़ा मज़ा आता था मुझे डॉक्टर का खेल खेलने में, लेकिन मेरा डॉक्टर बनने का सपना बस खेल तक ही सिमट कर रह गया। जाने किस समारोह में एक रोज़ प्रवीण ने मुझे देख लिया और वह मुझ पर लट्टू हो गया। अच्छा घर वर, ऊपर से लड़के वाले खुद मेरा हाथ मांगने आए थे, तो और क्या चाहिए था मेरे परिवार वालों को। झट से उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, लेकिन एक बार भी मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं समझी कि मैं यह शादी करना चाहती भी हूँ या नहीं। मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ। हमारे समाज में लड़कियों से भी उसकी पसंद और नापसंद पूछी जाती है कहीं।
हम तो उन गाय बकरियों की तरह होती हैं जिसे जिस खूंटे से बांध दिया जाए बंध जाती हैं। मैं भी अपने टूटे सपने के साथ प्रवीण के नाम के खूंटे से बंध गई और उसे ही अपनी किस्मत समझ लिया। भरे पूरे परिवार में मैं ऐसे रम गई जैसे दूध में चीनी। भूल गई कि मेरा कुछ सपना भी था। शादी के साल भर बाद ही बेटा करण मेरी गोद में आ गया। उसके पालन पोषण में अपने आप को मैंने और व्यस्त कर लिया था। लेकिन इधर प्रवीण का चाल चलन कुछ बिगड़ने लगा था। वह रोज शराब पीकर घर आते हैं और मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं। जब मैं कहती कि बच्चा छोटा है और अभी डॉक्टर ने भी इन सब के लिए मना किया है, तो वह मुझ पर गुस्सा दिखाते, थप्पड़ तक चला देते मुझ पर। बुराई तो सारी बहुओं में ही होती है। बेटे तो अच्छे ही होते हैं अपनी माँ के लिए। मैं भी सास की नज़र में बुरी बहू बन गई और बेटा एकदम सुपुत्र। सब कुछ जानते हुए भी वह अपने बेटे को शह देती और मुझे उल्टा सीधा खरी खोटी सुनाती रहती कि मैं उनके बेटे प्रवीण के लायक नहीं हूँ। यह सोचकर मैं सब बर्दाश्त कर रही थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, हालात और बद से बदतर होते जा रहे थे। उनके ज़्यादा शराब पीकर घर आने पर जब मैं टोकती तो वह उल्टा सीधा बकने लगते, गंदी गंदी गालियाँ देने लगते मुझे। कहते, क्या तुम्हारे बाप के पैसे से पीता हूँ जो बक बक करती है। प्रवीण को देखकर जरा भी नहीं लगता था कि वह एक ऊंचे अधिकारी हैं। बेटा करण 4 साल का हो चुका था। उसे भी अब अपने पापा की गंदी आदतें समझ में आने लगी थी। प्रवीण को ऑफिस से आते देखते ही वह मेरे पीछे आकर छुप जाता, झांक कर देखता अपने पापा को शराब की बोतलें खोलते हुए। नशे में उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि घर में एक छोटा बच्चा है। उसके सामने ही वह गालियाँ देने लगते तो मैं बेटे करण को लेकर वहाँ से चली जाती, पर कहाँ तक भागती। सुनाई तो दे ही जाती थी ना। कभी कभी तो डर लगता कि कहीं इन सब का असर करण पर ना पड़ने लगे। बच्चे का मन कोरा कागज की तरह होता है। वह अपने माता पिता और बड़ों को जैसा करते दिखते हैं वही तो सीखते हैं। लेकिन मैं अपने बेटे को वैसा हरगिज़ नहीं बनना देना चाहती थी। इसीलिए जहाँ तक होता मैं उसे प्रवीण से दूर रखने की कोशिश करती। उसे खुद ही पढ़ाती लिखाती और अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करती थी। एक रोज़ मुझे एहसास हुआ कि एक और जीव मेरे अंदर सांस ले रहा है। जब मैंने यह बात अपनी सास को बताई तो वे खुश तो हुई, पर यह कहकर उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि बच्चे होने के समय मैं अपने मायके चली जाऊं, क्योंकि उनसे ना हो पाएगा। दूसरी बार पिता बनने की बात पर प्रवीण ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। ऐसे जताया जैसे यह कौन सी बड़ी बात है, औरतों का यही तो काम है, बच्चे पैदा करना और घर संभालना। जैसे ही मेरा 7वां महीना चढ़ा मैं अपने मायके चली आई। मेरी वहाँ न रहने पर सास अपनी बड़े बेटे बहू के पास इंदौर चली गई, क्योंकि यहाँ उन्हें करके खिलाने पिलाने वाला कौन था। प्रत्यूषा के 2 महीने के होते ही मैं वापस अपने घर आ गई, यह सोच कर कि वहाँ प्रवीण को खाने पीने की दिक्कत हो रही होगी। सास भी नहीं है वहाँ, तो कौन उन्हें बनाकर खिला पिला रहा होगा। रोज रोज बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। सोचा था हमें वहाँ देखकर प्रवीण खुश हो जाएंगे, लेकिन मैं गलत थी। हमें देखकर उन्हें ज़रा भी खुशी नहीं हुई। प्रवीण तंज कसते हुए बोले, इतनी क्या जल्दी थी आने की, वहीं रहती अभी। आस पड़ोस की 1-2 औरतों ने दबे मुंह से कहा कि मेरे यहाँ न रहने पर प्रवीण एक औरत को घर लेकर आता था, लेकिन उनकी बातों पर मुझे जरा भी भरोसा इसलिए नहीं हुआ कि प्रवीण भले ही पीने खाने वाले इंसान हैं, पर वह इतनी नीच हरकत नहीं कर सकते कभी। इसीलिए मैंने उनकी बातों को सिरे से खारिज कर दिया और उनसे बोलना चलना भी कम कर दिया कि बेकार में ये औरतें बातें बनाती हैं, कुछ नहीं सूझता तो बैठे बैठे लोगों की बुराई करती रहती हैं। प्रत्यूषा के आने से हमारे खर्चे और भी बढ़ गए। बच्चे का दूध, साबुन, तेल, क्रीम, कपड़ा, खाना, खर्चा तो होगा ही ना। जब मैं प्रवीण से पैसे मांगती तो कुछ पैसे मेरे मुंह पर मार कर कह देगी कि पैसे का कोई पेड़ नहीं लगा रखा है, जब मांगा तोड़ कर दिया। जरा अपने खर्चे पर लगाम कसो। कैसे और कहाँ लगाम कसती मैं।
अब दो दो बच्चे हैं तो खर्चे तो होंगे ही ना। लेकिन यह बात भी मैं प्रवीण से नहीं बोल पाती थी, क्योंकि उल्टे वह मुझे ही गालियाँ देने लगती और कह दे, तेरे बाप का कोई खजाना नहीं गड़ा हुआ है यहाँ जो निकाल निकाल कर देता रहूं तुझे। ऐसी जली कटी और कड़वी बातें बोलते थे कि क्या बताएं। मन ही नहीं करता था फिर से उनसे बात करने का। ऐसी ही जिंदगी के 2 साल और निकल गए। प्रत्यूषा अब पूरे 2 साल की हो चुकी थी और बेटा करण 7 साल का। अक्सर रात में प्रत्यूषा अचानक से जग जाती और रोने लगती तो चुप ही नहीं होती। उसके रोने से प्रवीण चिढ़ उठते थे। इसीलिए मैं दोनों बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में सोने लगी थी ताकि प्रवीण की नींद ना खराब हो। दिन भर की थकी हारी मैं ऐसे सो जाती कि नींद ही नहीं खुलती मेरी। जब प्रत्यूषा के रोने की आवाज़ आती तब जाकर मेरी आंखें खुलती थीं। उस रात मुझे प्रवीण के कमरे में कुछ खुसर पुसर की आवाज़ आई और जाकर जो मैंने देखा स्तब्ध रह गई। मैं जोर से चीखी। प्रवीण की बाहों में किसी गैर औरत को देखकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मेरे यह मेरा घर है, मैं जिसे चाहूँ यहाँ ला सकता हूँ, निकाल भी सकता हूँ, समझी? तुम होती कौन हो बोलने वाली? प्रवीण ने उंगली दिखाते हुए कहा और मुझे बाहर ठेलकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से लगा लिया। मैं पूरी रात सिसकती रही और वह उस औरत के साथ ऐश करते रहे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, पर यह समझ में आ गया कि आस पड़ोस की औरतें गलत नहीं बोल रही थीं। पता चला कि वह औरत कोई और नहीं बल्कि प्रवीण के एक गुजर गए दोस्त की पत्नी है। प्रवीण ने ही दौड़ धूप करके उसके पति के स्थान पर उसकी नौकरी लगवाने में मदद की थी। प्रवीण जो अब घर देर से आने लगे हैं, वजह भी यही औरत है। अब तो प्रवीण और भी बेशरम बन गया था। खुल्लम खुल्ला वह उस औरत से संबंध रखने लगा और जब मैं कुछ कहती तो मुझे मारता पीटता और कमरे में बंद कर देता। कहता अगर ज़्यादा दिक्कत है तो इस घर को छोड़कर चली जाऊं। लेकिन कहाँ जाती अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर? इस घर के सिवा और कोई सहारा था क्या? प्रत्यूषा के जन्म के समय कैसे मैंने अपनी मायके में वह महीने काटे मैं ही जानती हूँ, तो फिर तो वहाँ जाने का सवाल ही नहीं उठता है। वैसे भी शादी के बाद बेटियों का अपने मायके में कोई हक ही नहीं रह जाता है। बेटियाँ 2-4 दिन से ज़्यादा मायके में रह जाएं तो माँ बाप को ही बोझ लगने लगती है। यह बात ससुराल वाले भी जानते हैं, तभी तो लड़कियों पर आए दिन जुल्म होते रहते हैं। यही नहीं, उन्हें जलाकर मार दिया जाता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे उनके और भी खर्चे बढ़ने लगे थे। इसके अलावा दोनों के स्कूल की फीस, ड्रेस आदि में भी पैसे लगने लगे तो प्रवीण झुंझला पड़ा। प्रवीण अपनी कमाई का आधे से ज़्यादा पैसा तो शराब पीने में और उस औरत पर ही खर्च कर देते थे, तो घर खर्च के लिए कहाँ से पैसे देते मुझे? मेरी बुरी हालत देखकर मेरे ननंद व नंदोई को बहुत दुख होता था। एक वे ही तो थे जो मेरा दुख समझते थे, लेकिन उन्हें भी प्रवीण ऐसे कड़वे बोल बोलते थे कि उन्होंने फिर यहाँ आना ही छोड़ दिया। हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होती है। पढ़ाई की डिग्री तो थी ही मेरे पास। अपनी पैरवी से मेरे नंदोई ने एक स्कूल में मेरी नौकरी लगवा दी। दोनों बच्चों का भी उन्होंने उसी स्कूल में एडमिशन करवा दिया ताकि मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। मैं जल्दी जल्दी घर के काम ख़त्म कर दोनों बच्चों को लेकर स्कूल चली जाती और 5 बजते बजते घर आ जाती थी। फिर घर के बाकी काम संभालती, बच्चों को होमवर्क करवाती। रोज़ की मेरी यही दिनचर्या बन गई थी। कोई मतलब नहीं रखती मैं प्रवीण से कि वह जो करे, लेकिन उसे कहाँ बर्दाश्त हो पा रहा था मेरा खुश रहना। इसीलिए वह कोई ना कोई खुन्नस निकाल कर मुझसे लड़ता और जब भी मैं सामने से लड़ने लगती, क्योंकि मैं भी अब कितना बर्दाश्त करती अब, तो जो भी हाथ में मिलता उसे ही उठाकर मारने लगता मुझे। और मेरी सास तो थी ही आंख में घी का काम करने के लिए। प्रत्यूषा तो अभी बच्ची थी, लेकिन बेटा करण हम दोनों को लड़ते झगड़ते देख टेंशन में रहने लगा था। पढ़ाई से भी उसका मन उचटने लगा था। वह गुमसुम सा चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता। ज़्यादा कुछ पूछती तो रोने लगता या झुंझला पड़ता। वह अपने दोस्तों से भी दूर होने लगा था। हमारी लड़ाई का असर उसके दिमाग पर पड़ने लगा था। अब उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ते देख मैं तो कांप उठी अंदर से, और तभी मैंने फैसला कर लिया कि प्रवीण मुझे मार ही क्यों न डाले, पर मैं चुप रहूंगी सिर्फ अपने बेटे के लिए। लेकिन रोज़ मुझे प्रवीण के हाथों जलील होते देख
एक रोज बेटा करण कहने लगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और रहने चले जाएंगे। कहाँ जाएगा बेटा? कोई और ठिकाना है क्या इस घर के सिवा? मैंने उसे पुचकारते हुए कहा। तुम जल्दी से पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाओ, फिर अपने साथ मुझे भी वहाँ ले चलना। मेरा डॉक्टर बनने का सपना भले ही सपना रह गया, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरा बेटा एक दिन जरूर डॉक्टर बने। मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, बल्कि बेटा करण खुद इस फील्ड में आना चाहता था। मेडिकल की पढ़ाई पूरी होते ही वह बेंगलुरु के एक बड़े अस्पताल में उसकी जॉब भी लग गई। अपने वादे के मुताबिक वह मुझे लेने आया था, लेकिन मैंने ही यह कहकर जाने से मना कर दिया कि रिटायर्ड होने के बाद तो उसके पास ही आकर रहना है मुझे। दिव्या की फ़ोटो भेजी थी उसने मुझे, जो उसके साथ ही उसी अस्पताल में डॉक्टर थी। उसने मुझसे वीडियो कॉलिंग पर बात भी करवाई थी एक दो बार। दिव्या बड़ी ही प्यारी बच्ची लगी मुझे। दोनों की जोड़ी इतनी खूबसूरत लग रही थी, लग रहा था कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए इन्हें। मैंने तुरंत ही दोनों की शादी के लिए हाँ बोल दिया। शादी के बाद वे दोनों हमारा आशीर्वाद लेने आए, पर प्रवीण ने उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। उल्टे उनके जाने के बाद मुझे ही प्रताड़ित करने लगे, यह बोलकर कि मैंने बेटे करण के मन में उसके खिलाफ जहर भर दिया है, इसीलिए वह उससे नफरत करता है। लेकिन करण अब कोई दूध पीता बच्चा नहीं रह गया था जो उसे भी कोई भड़का दे। बचपन से ही सब देखता आ रहा है वह तो अब आना ही नहीं चाहता इस नरक में। तो मैं भी ज़्यादा जोर नहीं डालती, जब मिलने का मन होता है खुद चली जाती हूँ उसके पास। कुछ साल बाद प्रत्यूषा ने भी अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली। दोनों बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए, लेकिन मेरे साथ होने वाला जुल्म ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी प्रवीण मेरे साथ वैसे ही व्यवहार कर रहा था, लेकिन अब मैं उसके हाथों जुल्म सहते सहते थक चुकी थी। मेरा शरीर अब जवाब देने लगा था। मन करता था कहीं भाग जाऊं, जहां मुझे कोई ढूंढ ना सके। बच्चों तक ठहरी थी मैं इस इंसान के साथ, पर अब नहीं। अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। तभी पीछे से हॉर्न की आवाज़ से संध्या अतीत से बाहर आ गई। देखा तो आगे पीछे गाड़ियों की लाइन लगी है और सब हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहे हैं। पूछने पर पता चला कि ट्रक के नीचे आकर एक जानवर मर गया है, इसीलिए गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। ओ वैसे कब तक जाम हट सकेगा भाई साहब? उस आदमी से संध्या ने पूछा तो उसने बोला, नहीं पता, शहर हो या गांव, हर जगह यही दुर्दशा है। इन जानवरों की वजह से सड़क पर कितनी दुर्घटनाएं होने लगी हैं आजकल, और बेचारे जानवर भी तो बेमौत तड़प तड़प कर मर जाते हैं। आखिर सरकार कुछ करती क्यों नहीं? संध्या मन ही मन बुदबुदाई। आज वैसे भी स्कूल से निकलते निकलते उसे देर हो गई, और अब यह सब सोचकर दर्द से संध्या का सिर फटा जा रहा था। लग रहा था जल्दी से घर जाकर दवाई खाकर सो जाए। तकरीबन घंटा भर लग गया सड़क से जानवर उठाने में। घर पहुंचते पहुंचते संध्या को 8 बज गए। घर पहुंचकर संध्या ने अपने लिए चाय बनाई और दवाई खाकर लेटी ही थी कि माधुरी का फ़ोन आ गया। वह कहने लगी कि कल उसके पति की पुण्यतिथि है, तो वह अनाथ आश्रम जाएगी, इसीलिए कल वह स्कूल नहीं जा पाएगी, तो वह संभाल ले। हाँ, तुम इत्मीनान से जाओ, मैं संभाल लूँगी, कहकर संध्या ने फ़ोन रख दिया। माधुरी हर साल अपने पति की पुण्यतिथि पर अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों को कपड़े और खाना वगैरह बांटती है। सही तो करती है। इन अनाथ बच्चों को उनकी ज़रूरतों का सामान, खाना आदि देना चाहिए। संध्या ने अपने मन में ही बोला। आज उसे ज़्यादा भूख नहीं थी, इसीलिए हल्का सा कुछ बनाकर खा लिया और सो गई। सुबह फ़ोन पर गुड मॉर्निंग के साथ प्रत्यूषा के कई मैसेजेस थे। लिखा था, पापा अब ठीक हैं, लेकिन कमज़ोरी बहुत है। उसे आने के लिए कह रही थी। संध्या ने भी एक मैसेज भेज दिया कि उसे आज जल्दी स्कूल जाना होगा, इसीलिए वह नहीं आ सकती। प्रत्यूषा ने मैसेज में लिखा था कि प्रवीण अब बहुत बदल चुके हैं, शराब पीना भी छोड़ दिया है, सुबह शाम भजन में लगे रहते हैं। अपने होठों को सिकुड़ते हुए संध्या बोली, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। क्या इस इंसान को मैं नहीं जानती, जो मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है? साफ दिखावा है और कुछ नहीं। ज़्यादातर पुरुषों ने औरतों को छला ही है।
आज सब ठीक हो जाएगा, कल सब ठीक हो जाएगा। सोच सोच कर मैंने इस घटिया इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी के 30 साल बर्बाद कर दिए। पर अब नहीं, बाकी बची ज़िंदगी अब मैं अपने हिसाब से, अपनी मर्जी और सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। 2 दिन बाद कोर्ट में तलाक का अंतिम फैसला है। फिर मैं अपने रास्ते और वह अपने रास्ते। कोई मतलब नहीं मुझे उससे। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।